हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटैप यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नई वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये लेक्चर हमारा पार्ट 4 है इस सीरीज़ का, जहां पर हम पबएड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और दिस इज़ फॉर द कोर्स ऑफ ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। मैं आपको बता दूं कि वी आर रनिंग अ दिवाली बम्पर ऑफर। अगर आप लोग अभी तक हमारे कोर्स का पार्ट नहीं बने हैं तो आप दिवाली बम्पर ऑफर में गेट 40% प्लस एडिशनल 10% ऑफ डिस्काउंट ले सकते हैं हमारे सभी कोर्सेज पर। और इस ऑफर को लेने के लिए आपको करना क्या है कि आपको एक कूपन कोड यूज़ करना है, दिवाली, कैपिटल में DIWALI। ठीक है, और ये वैलिड है 01 नवंबर से लेकर 05 नवंबर तक। ठीक है, 1 नवंबर से 5 नवंबर तक। तो आप इस ऑफर का पार्ट बनिए और जो बहुत अट्रैक्टिव डिस्काउंट हम आप लोग के लिए रन कर रहे हैं वो आप इंजॉय करिए। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए, आज के लेक्चर में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन पॉलिटिकल सेटअप के कुछ 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग यहाँ पर कॉपी पेन लेकर बैठिए। अगर आपका आंसर ठीक होता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो वहाँ पर +1 मार्क कर लीजिएगा, और अगर आपका आंसर गलत होता है तो वहाँ पर 0.33 कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जो जनरली नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। Preamble of Indian Constitution provides insight about which of the following matters। आपको पता है कि जो इंडियन प्रेम्बल है वो काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें देता है। इट इज़ द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि किस चीज़ के बारे में वो इंसाइट प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ओनली, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एज सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में एक बार पक्का स्टेटमेंट्स को द्वारा पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई एक ट्रिक हो सकती है जो आपको फंसाने की कोशिश कर रही है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो डाउट हमारे प्रेम्बल में हमें ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताया गया है, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताई गई है, एंड अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है। ठीक है, ये 4 मेजर सोर्स हैं जो हमें पता लगते हैं इन्फॉर्मेशन के फ्रॉम द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताई है 26 नवंबर 1949, which is different from the date of commencement of the Indian Constitution। date of commencement या date of coming into force of Indian Constitution क्या है? 26 जनवरी 1950, which is very different from the date of adoption या date of enactment of Indian Constitution। तो ये इंफॉर्मेशन हमारा प्रेम्बल हमें नहीं बताता है, हमारा प्रेम्बल हमें date of adoption of Indian Constitution बताता है। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल हमारा प्रेम्बल हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, वो भारत को किस तरीके का एक देश बनाना चाहता है। तो वहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इनके साथ साथ जस्टिस भी है। ठीक है, तो चौथा वर्ड यहाँ पर मिसिंग है पहली लाइन में, तो जस्टिस भी आएगा यहाँ पर। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव भी गलत हो गया, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन बी, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एज सॉवरन। सॉवरन मतलब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, किसी और का कंट्रोल नहीं है। सोशलिस्ट, जहां पर हम लोगों के वेलफेयर की तरफ ध्यान देंगे। सेकुलर, हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेटिक, जहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्टली चूजन होंगे। एंड रिपब्लिक, जहां पर हमारा जो हेड है वो इलेक्टेड होगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, social, economic and political in Indian Constitution is taken from which one of the following sources। आपको बताना है कि जो कंसेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हमने कहाँ से लिया है, इसका सोर्स क्या है? अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उनके सोर्स क्या हैं। जैसे फंडामेंटल राइट का सोर्स क्या है? अमेरिकन रेवोल्यूशन। इसी तरीके से जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इसका जो सोर्स है वो है रशियन रेवोल्यूशन। आप ये बात याद रखिएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने क्या लिया है? द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Which one of the following objectives is not embodied in the preamble to the Constitution of India। कि जो हमारा प्रेम्बल है उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इनमें से कौन सा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है? लिबर्टी ऑफ थॉट बिल्कुल है। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिबर्टी की बात करी गई है वो फेथ है, बिलीव है, एक्सप्रेशन है, थॉट है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं करी गई है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा, क्योंकि दिस ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडिड इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट ए, द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, बी, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट,
C. The executive remains responsible to the legislature, and D. The head of the government cannot be changed without election. देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो वर्ड है ये बेसिकली जब हम गवर्नमेंट को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वहां पर आता है। देखिए अगर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एक दूसरे से बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो वहां पर हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे इंडिया में तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो एग्जीक्यूटिव है जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, ये पार्ट हैं लेजिस्लेचर का, दे आर ऑल्सो दी एमपीज। ठीक है, तभी हमारे जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी, इनको इलेक्शन लड़ना पड़ता है, इनको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ता है। सिमिलरली अगर हम स्टेट में सीएम की बात करें तो दे आर ऑल्सो लेजिस्लेटर। ठीक है, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट हैं। तो इंडिया में देयर इज इंटरडिपेंडेंस। अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो वहां पर हम कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे यूएसए में है। अब सबसे बड़ा फायदा क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि यहां पर जो एग्जीक्यूटिव है, वो एग्जीक्यूटिव जो कि पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, वो अपनी पॉलिसीज के लिए, अपने एक्शन के लिए, अपने एक्ट्स के लिए जिम्मेदार है टू द लेजिस्लेचर, रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर, अकाउंटेबल है टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, अगेन ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एडवांटेज है। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन, ये सही बात है, बट यहां पर जो मेन वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ड्राइव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं उन्हीं से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चरल पार्ट देखने को मिलता है जिसमें सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का। ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, हमारी फेडरल स्कीम, पब्लिक सर्विस कमीशन, दे आर ऑल्सो टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा पॉलिटिकल पार्ट काफी ड्राइव्ड है। ठीक है, अगर यहाँ पर पॉलिटिकल पार्ट होता तो राइट आंसर क्या होता? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर यहाँ पर फिलोसफिकल पार्ट होता तो राइट आंसर क्या होता? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, elected member of legislative assemblies of state, nominated member of both houses of parliament and state legislative assemblies, elected member of legislative assemblies of union territories of Delhi and Puducherry। आपको बताना है इनमें से कौन सा पार्टिसिपेट नहीं करता है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इसका स्पेशल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है, वहां पर इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ जितनी भी स्टेट है उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर ना तो पार्लियामेंट के और ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पार्टिसिपेट करते हैं, एक खास बात है। तो नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और हमारे आंसर में यही पूछा कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट? तो यहाँ पर अगेन नॉट वर्ड क्रिटिकल है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपसे पूछा कि इनमें से कौन सी फाइनेंशियल कमेटी पार्लियामेंट की नहीं है। देखिए हमारे पार्लियामेंट में 3 मेजर फाइनेंशियल कमेटी हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज आर नॉट फाइनेंशियल कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। Which one of the following is the largest committee of the parliament? देखिए साइज वाइज पूछा है, मेंबर वाइज पूछा है, आपको बताना है कि लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है पार्लियामेंट की। देखिए पार्लियामेंट में कमेटीज जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पिछले 5 सालों में यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जामिनेशन हो रहे हैं वहां पर ये टॉपिक काफी हॉट बना हुआ है। तो आपको एक बार कमेटीज वाला जो चैप्टर है वो काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको प्रिपेयर करने हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लार्जेस्ट कमेटी है हमारे पार्लियामेंट की। द कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, द कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, द कमेटी ऑन पिटिशंस। देखिए जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसमें 22 मेंबर हैं, जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है इसमें भी 22 मेंबर हैं, कमेटी ऑन पिटिशंस इसमें 15 मेंबर लोकसभा में और 10 मेंबर शायद राज्यसभा में होते हैं, लेकिन कमेटी ऑन एस्टिमेट यहाँ पर 31 मेंबर हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी कमेटी है हमारे पार्लियामेंट की। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय। जो फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में,
अगर इनको अमेंड करना है तो हम किस तरीके से अमेंड कर सकते हैं? सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, मेजोरिटी ऑफ 50% ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट जहां पर 50% प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट। तो आपको बताना है कि अगर फंडामेंटल राइट्स को हमें अमेंड करना है तो हमें कौन सी मेजोरिटी यहां पर फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट हम फॉलो करते हैं जब हमें कोई ऐसा प्रोविजन अमेंड करना हो जो कि फेडरल प्रोविजन हो, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी नहीं चाहिए होती, सिंपल मेजोरिटी भी नहीं चाहिए होती, स्पेशल मेजोरिटी हमें चाहिए होती है अगर हमें अमेंड करने हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर। आपको सबसे पहले समझना है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यहाँ पर क्या है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने 26 जनवरी 1950 को फोर्स में लाया था, ठीक है, जो कमेंस हुआ था, तो उसमें क्या नहीं था? प्रेम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। और अगर हम अल्टरनेटिवली बात करें तो इनमें से कौन सी चीज बाय अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई है? तो आप सब जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ऐड करी गई है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां पर हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के डिस्कस किए। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।